Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Today in this session we are going to discuss about the some most important MCQs of jurisprudence which is going to be relevant for any competitive exam related to law, whether it is LLM or any other judicial service examination, including Uttar Pradesh Judicial Service Examination. So let's begin. तो हमारा क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ फर्स्ट अपीयर्ड। अब कहाँ पे सबसे पहले नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट आइडिया आया, तो कहाँ की थिंकिंग में था भैया? ग्रीक की थिंकिंग में था। रोमन वोमन नहीं मारते ना, ग्रीक की थिंकिंग में। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सम सोसाइटीज इज दैट दे डेवलप द लॉ थ्रू फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, ये स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी से, क्योंकि जैसे जैसे जो हमारी सोसाइटी है प्रोग्रेस करती है, वो तो हम फिक्शनल चीज़ें भी, कई चीज़ें जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं लेकिन हम उनको कंटेम्पलेट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और उनके फिक्शन के ही तहत हम एक लॉ बना देते हैं। और किस उसका स्वरूप है? तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी का स्वरूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ हैज़ हिदर टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ सेड बाई। तो ये किसने कहा है? हमने अब क्या कहते हैं, अपने पिछले वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे हेनरी मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉम्बिनेशन? बेंथम और नेचुरल लॉ है करेक्ट कॉम्बिनेशन। कि ऑस्टिन पॉजिटिविज्म है, हाँ तो ऑस्टिन पॉजिटिविज्म है। रॉस्को पॉन्ड एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यस रॉस्को पॉन्ड ही तो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी देता है। नंबर 4, हेनरी मेन एंड फिलोसॉफिकल स्कूल। तो भैया हेनरी मेन क्या है? फिलोसॉफिकल स्कूल के नहीं हैं, तो ऑस्टिन पॉजिटिविज्म हो जाएगा। रॉस्को पॉन्ड सोशियोलॉजिकल स्कूल, यानी 2 और 3 आर क्या है? करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन इज सेड टू बी एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच स्कूल ऑफ द फॉलोइंग स्कूल? ऑस्टिन किस स्कूल के प्रोपोनेंट माने गए हैं? तो एनालिटिकल स्कूल के प्रोपोनेंट माने गए हैं। ऑस्टिन को एनालिटिकल स्कूल का प्रोपोनेंट माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ वाज लेड बाई। नेचुरल लॉ का बेसिस किसने लेड डाउन किया है? तो ये है हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस, बेसिस ऑफ नेचुरल लॉ वाज लेड डाउन बाई हेराक्लाइटस। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट? किस स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया? तो वो नेचुरल लॉ स्कूल। कौन? नेचुरल लॉ स्कूल। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट किस स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से आया? तो नेचुरल लॉ स्कूल से आया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स सपोर्ट्स द व्यू दैट अ कस्टम becomes law when it receives the stamp of judicial recognition by courts? कौन सा स्कूल ये सपोर्ट करता है कि जब किसी कस्टम को जुडिशियल रिकग्निशन दे दिया जाता है तो किसका रूप ले लेता है भैया? लॉ का रूप लेता है। एनालिटिकल स्कूल ये बात बताता है। कौन स्कूल बताता है? एनालिटिकल स्कूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल वाज। फिलोसॉफिकल स्कूल के प्रिंसिपल यानी मेन जूरिस्ट कौन से थे? कौन थे? तो हीगल थे। हीगल वॉज द मेन और प्रिंसिपल जूरिस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड? किसने ये डिस्टिंक्शन किया कि किसको लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड कहेंगे और किसको लॉ प्रॉपरली इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड कहेंगे? किसने किया है डिस्टिंक्शन? जॉन ऑस्टिन ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। अब नॉर्म्स की जहाँ पे बात आ जाएगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में स्कूल के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में ज्यूरिस्ट के नाम दिए हुए हैं। हमको ज्यूरिस्ट स्कूल के नाम को उस ज्यूरिस्ट के नाम से मैच करना है। तो हिस्टोरिकल स्कूल का कौन है इसमें? लिस्ट 2 में एक्विनास है कि बेंथम है कि ऑगस्ट कॉम्टे हैं कि पूछता है? कौन है हिस्टोरिकल स्कूल का? तो पूछता इज फ्रॉम हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल से कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे कौन? ऑगस्ट कॉम्टे।
ये तो प्रोपोनेंट ही है सोशियोलॉजिकल स्कूल के, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेचुरल स्कूल का कौन हो जाएगा? थॉमस एक्विनास। एनालिटिकल स्कूल के तो अपने बेंथम है, ये है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। है कि यूगेन एहरलिच इज अ वेल नोन जूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ jurisprudence, which one of the following statement may not be attributed to the theory propounded by him? इनके द्वारा कौन सा थ्योरी को नहीं दिया जाए, एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है? तो डी इज द राइट आंसर। स्टेट लॉ हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग लॉ। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद नेचुरल लॉ थिंकिंग? कौन सी डॉक्ट्रिन है जो नेचुरल लॉ थिंकिंग से नहीं एसोसिएटेड है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस लेड एम्फेसिस ऑन क्वेश्चन हाउ डिड लॉ कम टू बी? कौन सा जो है स्कूल इस बात पे एम्फेसिस देता है कि लॉ कैसे आया? तो ये कौन है? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें लॉ को बनाया गया कैसे ये नहीं बताया, आया कैसे उसकी बात की जा रही है। जैसे हमने देखा था कि उसमें बताया गया था कि लॉ ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, लॉ को पाया गया है, बनाया नहीं गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या किस स्कूल के हैं? हिस्टोरिकल स्कूल के हैं। अगला क्वेश्चन, हिस्टोरिकल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, Who amongst the following is said to be the propounder of theory of utility, the greatest good of greatest number? तो बेंथम है, यूटिलिटेरियनिज्म का मॉडल पूछ रहा है, बेंथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉस्को पॉन्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग व्हिच मीन्स। अब सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी का मतलब क्या है? इस मतलब को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ अपने पूरे वीडियोज़ में, लेकिन मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। बैलेंसिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। जब हम चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं तो उसी चीज़ को तो इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक सिविल इंजीनियर है, वो एक लंबा सा पुल बनाना है, मान लो गंगा नदी पर बनाना है, तो उस पुल को बनाते टाइम वो बैलेंस आउट करेगा कि कहीं पर भी कोई ग्लिच ना रह जाए, कि उस पर अगर कोई ट्रक जाए या मान लो कि उस पर रेलवे की लाइन है, वो रेलवे का पुल है, उस पर मान लो कोई ट्रेन गई तो गिर पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंसिंग करने को ही इंजीनियरिंग कहते हैं। और जब सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है तो सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डज नॉट बिलोंग टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? तो कमांड इज नॉट बिलोंग टू सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कमांड क्या है? ये एनालिटिकल स्कूल का, हॉस्टन का, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट और जूरल पॉस्टुलेट किसका है? सोशियोलॉजिकल स्कूल का। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन। हेनरी मेन के अकॉर्डिंग हमको वो अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा डेवलपमेंट में? तो डेवलपमेंट में सबसे पहले आएगा जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको एक डिवाइन इंस्पिरेशन मान करके लॉ बनाया करते थे। तो लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो बी में है, तो बी ही राइट आंसर होगा। लेकिन हम और इसको एनालाइज कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे कस्टमरी लॉ आएगा। तो यही जो डिवाइन लॉ को प्रोपाउंड किया गया रूलर के द्वारा, वही आगे चल करके क्या किसका रूप ले लिया? कस्टमरी लॉ का रूप ले लिया। और यही धीरे धीरे और आगे चल करके इसको क्या किया गया? उसको जो जूरिस्ट थे, जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, ज्ञानी महाराज थे उस टाइम के, वो उस चीज़ को प्रोपाउंड करने लगे। प्रीस्ट जो वहाँ के पादरी हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद में आया लेजिस्लेशन के द्वारा क्या किया? सारी चीज़ों को कोडिफाइड कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एसर्शन है, सेविग्नी वाज डार्विनियन बिफोर डार्विन। क्या सेविग्नी डार्विन के पहले के डार्विन है? और रीजन है इसका, सेविग्नी अप्लाइड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू लॉ बिफोर द इनंसिएशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन। तो सेविग्नी ने इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विन के इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देने के पहले ही लगा दिया था। तो हाँ, यस, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। यस,
द मेन एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वर ह्यूगो ग्रोसियस, इमैनुअल कांट एंड सेलिंग। यस। द लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स। भैया ये फिलोसॉफिकल स्कूल की बात कर रहा है, और फिलोसॉफिकल स्कूल में हम एथिक्स, मोरालिटी और इन सब की अच्छी अच्छी चीज़ों की बातें करते हैं, तो कैसे ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 3 नहीं है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाई हेरिंग। अब यहाँ पे भी हमें एक चीज़ याद कर लेनी होगी, जैसे हमने सोशल इंजीनियरिंग याद किया हुआ है किसका? रास्कोपॉन्ड का। सोशल सॉलिडेरिटी किसका याद किया हुआ है? डुगिट का। उसी तरह से सोशल यूटिलिटेरियनिज्म किसका मॉडल है? हेरिंग का मॉडल है। ठीक है। और इसका क्या मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉ इज मीन्स टू सोशल एंड्स। लॉ इज मीन्स टू सोशल एंड। लॉ इज नॉट इटसेल्फ इन एंड्स, इट इज़ अ मीन्स टू अ सोशल एंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन। द प्योरिटी ऑफ कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ रेस्ट्स ऑन द फैक्ट दैट कैल्सन हैज़ सेपरेटेड लॉ फ्रॉम हिस्ट्री, रिलीजन एंड इथिक्स। इन्होंने पहले क्या होता था कि लोग हिस्ट्री को, रिलीजन को और इथिक्स को ही लॉ में घुसा दिया करते थे, लेकिन जो कैल्सन ने थ्योरी दी उसमें इन्होंने हिस्ट्री को, रिलीजन को, इथिक्स को और पॉलिटिक्स को किससे दूर रखा? लॉ से। इसलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन। थ्योरी इज देयर इज अ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस व्हिच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई पर्पज ऑफ लॉ एंड द मेजर्स एंड मैनर्स इन व्हिच दे आर फुलफिल्ड। व्हाट इज दिस अप्रोच नोन एज? 24 का फिलोसॉफिकल स्कूल। ठीक है। किसी को कोई डाउट? आइडेंटिफाई पर्पज करो, अब पर लॉ का पर्पज आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग मेजर लो, तो कौन बताता है? फिलोसॉफिकल स्कूल बताता है। अगला क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? ग्रैंड नॉर्म इज द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ। अब ग्रैंड नॉर्म, फिर अगर नॉर्म की बात किसका है? ये कैल्सन का है। अगला क्वेश्चन। द मेन डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दैट द फॉर्मर, क्या है फॉर्मर? कंसंट्रेट ऑन द पास्ट प्रैक्टिसेस इन द शेपिंग द लॉ व्हाइल द लेटर डज नॉट। जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो पीछे की, मतलब जो पहले की समय में हो चुका है उस पर ही से ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो ऐसा नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ वॉकजीस्ट? वॉकजीस्ट का थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया? वॉकजीस्ट सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की? सेविग्नी ने की। किसने की? सेविग्नी ने की। थ्योरी ऑफ वॉकजीस्ट की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है? सेविग्नी ने की है। अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपना है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ प्रोपाउंड्स दैट स्टेट एंड लॉ आर इंसेपरेबल। अगला स्टेटमेंट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। फिर अगला स्टेटमेंट है लॉ इज अ प्राइमरी नॉर्म which stipulates sanction. Legal studies are the essence of law. तो लीगल स्टडीज इज नॉट एन एसेंस ऑफ लॉ भैया। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात की जा रही है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन के द्वारा प्रोपाउंडेड है, तो इसमें नॉर्म्स और प्राइवेट लॉ और इन सब में डिफरेंस वगैरह की बात की जाएगी। तो ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेविग्नीज थ्योरी ऑफ वॉकजीस्ट? तो वॉकजीस्ट की थ्योरी कहती है लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल और जनरल इन कैरेक्टर। लॉ क्या होता है? समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ, व्यक्ति के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए उसको यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड, ये भी हिस्टोरिकल स्कूल के थे सेविग्नी, तो वॉकजीस्ट की थ्योरी यही बताती है कि लॉ इज फाउंड नॉट मेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ऑप्शन, द लॉ ग्रोज विद, इवोल्यूशनरी भी थे, इवोल्यूशन था तो वो भी इनकलकेट हो जाएगा, बट डी नहीं इनकलकेट होगा। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। सेविग्नी इस बात को नहीं मानते थे कि लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल, दिस एट्रीब्यूटेड टू हुम? सेविग्नी नहीं, सेविग्नी नहीं, रास्कोपॉन्ड।
क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट की बात हो रही है और बैलेंस कर लेंगे तो हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। सोशल इंजीनियरिंग किसका कॉन्सेप्ट है? रॉस्को पॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 में जूरिस्ट के नाम दिए गए हैं। उनके दिए गए कॉन्सेप्ट को उन जूरिस्ट से मैच करना है हमें। तो लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट एहरलिच ने दिया है। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट एहरिंग ने दिया है। सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रॉस्को पॉन्ड ने दिया है। सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट डुगिट ने दिया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट एहरलिच ने दिया है। सोशल यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट एहरिंग ने दिया है। सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रॉस्को पॉन्ड ने दिया है। सोशल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट डुगिट ने दिया है। 21 ऑप्शन में मैच हो रहा है, डी ऑप्शन में मैच हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेड बाई ए पर्सन इन अथॉरिटी। बिकॉज इट इज मेड बाई पर्सन इन अथॉरिटी। भैया बिकॉज पॉजिटिव लॉ क्यों पॉजिटिव कहलाता है? क्योंकि ये किसके द्वारा मेड किया जाता है? पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा मेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म डज नॉट मीन दैट। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या नहीं है? तो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? सर्टेन इनहेरेंट मॉरल क्वालिटी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ लॉ। ठीक है, ये इसका फीचर नहीं है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का। और सब क्या है? एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के फीचर हैं। मैं एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के फीचर एक बार बता देता हूँ सबको। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के फीचर हैं, लॉज आर इन द नेचर ऑफ कमांड्स। जो कानून होगा वो कमांड के रूप में आएगा, आदेश के रूप में आएगा। लॉ एज इट इज़ एंड एज इट ऑट टू बी हैव टू बी सेपरेटेड। लॉ जैसा है और इसको कैसा जैसा होना चाहिए, दोनों को क्या होना चाहिए? अलग अलग रखना चाहिए। एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्रिटिकल इवोल्यूशन। एनालिसिस क्या है लीगल कॉन्सेप्ट का? किससे? क्रिटिकल इवोल्यूशन से डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केल्सन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज कॉल्ड प्योर थ्योरी बिकॉज। केल्सन ने सेपरेट कर दिया रिलीजन, इथिक्स, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। अभी हम पीछे भी इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाई। अभी हमने पढ़ा था उस मैच द फॉलोइंग वन एहरलिच ने किया। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया एंड इंग्लैंड एंड ड्यू प्रोसेस इन यूएसए आर इसेंशियली बेस्ड ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस स्कूल पे ये बेस्ड है? तो ये नेचुरल लॉ फिलॉसफी पे बेस्ड है। ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आया है? नेचुरल लॉ फिलॉसफी से आया है। ठीक है, ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? नेचुरल लॉ फिलॉसफी, नेचुरल लॉ जूरिस्प्रूडेंस से आया। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हुज थ्योरी ऑफ लॉ हैज अर्न द नेम ऑफ नेचुरल लॉ विद ए वेरिएबल कंटेंट। किस जूरिस्ट की जो थ्योरी है वो उसका नाम हुआ नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट? आर स्टेमलर की। आर स्टेमलर की नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट, आर स्टेमलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलो नेचुरल लॉ थ्योरी। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉलोअर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज। तो कौन है? हुकर हैं। सिसिरो, एच.एल.ए. हार्ट और अरिस्टोटल, ये सब किसके प्रोपोनेंट थे? नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रोपोनेंट। बट हुकर जो थे वो नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रोपोनेंट नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज वाज होस्टाइल टू द नेचुरल लॉ स्कूल। कौन सा ऐसा जूरिस्ट था जो नेचुरल लॉ को लेकर के हॉस्टाइल था? वो कौन थे? जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। अगला क्वेश्चन, now natural law is not considered as absolute but as relative. It is natural law with variable contents. This observation is specifically relates to। अब वेरिएबल कंटेंट की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ उसका आंसर क्या होगा? स्टेमलर होगा। स्टेमलर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। That a legal system arises from the combination of primary and secondary rules was enunciated by। प्राइमरी और सेकेंडरी रूल से जो लीगल सिस्टम है वो इनंशिएट होता है, किसने कहा? एच.एल.ए. हार्ट ने कहा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स, वॉकजिस्ट, इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडेरिटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ टाइम इन विच दे अपीयर्ड।
अभी हमें बताना है कि सबसे पहले कौन थ्योरी है, सबसे ऐसे मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी आई है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, उसके बाद में हमारा है हिस्टोरिकल थ्योरी यानी वॉकजिस्ट का कॉन्सेप्ट आया है, फिर हमारा आया है सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी, और सबसे लास्ट में आया सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डुगिट द डिवीजन ऑफ लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ सोशल कोहेशन, ही नेम्ड इट एज थ्योरी ऑफ, इन्होंने इसका क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है, सोशल सॉलिडेरिटी। अगला क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय रॉस्कोपॉन्ड, कि रुडोल्फ इहरिंग, कि रुडोल्फ स्टम्बलर, कि ओलिवर वेंडल होम्स। तो ऑप्शन है रुडोल्फ इहरिंग ने। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, रॉस्कोपॉन्ड ने, बट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है, रुडोल्फ इहरिंग ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी डुगिट ने की है, सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी किसने की है, डुगिट ने की है। अगला क्वेश्चन, which of the following jurist has termed the sociological school as meta juristic, सोशोलॉजिकल स्कूल किसने मेटा जुरिस्टिक कहा है, तो कैल्सन ने सोशोलॉजिकल थ्योरी को मेटा जुरिस्टिक कहा है। अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ सेविग्नी वाज बेस्ड ऑन, सेविग्नी की थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, तो थ्योरी ऑफ सेविग्नी इज बेस्ड ऑन रोमन लॉ, थ्योरी ऑफ सेविग्नी इज बेस्ड ऑन रोमन लॉ। अगला क्वेश्चन, historical school of jurisprudence emerged as a reaction to fact against, हिस्टोरिकल स्कूल किस फैक्ट के अगेंस्ट में जन्मा है, इमर्ज हुआ है एज ए रिएक्शन, तो ये डी है, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के रिएक्शन में हिस्टोरिकल स्कूल जन्म लिया। अगला क्वेश्चन, एक तरफ जूरिस्ट का नाम दिया हुआ है, अगले में उनका व्यू पॉइंट अबाउट जूरिस्प्रूडेंस दिया हुआ है, हमको बताना है कि उनका क्या व्यू पॉइंट था। क्वेश्चन है बेंथम, बेंथम ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, तो बेंथम ने कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है बेंथम ने, बताइए बताइए। लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन किसका है, बेंथम का है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं ऑस्टिन पे। ऑस्टिन ने क्या बताया है, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन, और कैल्सन का तो हमें पता ही है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। एच.एल.ए. हार्ट का क्या है, कंसेप्ट ऑफ लॉ, तो बी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिसाइजिंग सेविग्नीज थ्योरी, हु सेड दैट सेविग्नी इनकरेज्ड ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म, किसने कहा कि सेविग्नी ने जो है ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म को बढ़ावा दिया, तो किसने कहा है बात, रॉस्कोपॉन्ड ने कहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, मेन पॉइनियर ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मेन पॉइनियर कौन थे, तो मॉन्टेस्क्यू थे। कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है, लिस्ट 1 में थ्योरी दी हुई है, लिस्ट 2 में उसके प्रोपाउंडर दिए हुए हैं, या उससे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, हमको मैच करना है कि वो थ्योरी किस चीज़ से रिलेट करती है। तो इंटरेस्ट थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी किस चीज़ से मैच करेगी, तो इंटरेस्ट थ्योरी भैया मैच करेगी लीगल राइट से। डिक्लेरेटरी थ्योरी किस चीज़ से मैच करेगी, प्रेसिडेंट से, एक बार डिक्लेयर कर दिया गया वो प्रेसिडेंट बन गया। और सोशल सॉलिडेरिटी तो अपने डुगिट हैं, ये हैं, और ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर की है, तो बी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉस्कोपॉन्ड प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, व्हिच मीन्स, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी, बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट बट ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रीजन, बिफोर दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन was happy and free and there was equality among men, who said it, किसने बात बोली है, तो रूसो ने बात बोली है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा है द लीगल फिलोसफर हु इज जनरली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज सेविग्नी, फ्रेडरिक वॉन सेविग्नी। इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहा जाता है। सेविग्नी को फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें बताना है हमारा कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से कौन रिलेटेड नहीं है। तो सेविग्नी तो उसके प्रोपाउंडर ही हैं, हेनरी मेन भी हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, हीगल भी हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, एहरलिच नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी हैज ऑब्जर्व्ड दैट कस्टम प्रोसीड्स लेजिस्लेशन। क्या कस्टम लेजिस्लेशन को प्रोसीड्स करता है? यस करता है। नंबर 2, लेजिस्लेशन मस्ट कन्फर्म कस्टमरी प्रैक्टिसेस। लेजिस्लेशन को कस्टमरी प्रैक्टिसेस को कन्फर्म करना चाहिए। यस करना चाहिए। ये एक हिस्टोरिकल स्कूल के थे, इसलिए इनका जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो कस्टम पे है या हिस्टोरिकल उस पे है, डेटा पे है। नंबर 3, कस्टम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैन लेजिस्लेशन। भैया कस्टम इज इम्पॉर्टेंट दैन लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हिस्टोरिकल स्कूल के हैं इसलिए लेजिस्लेशन का उत्तम महत्व इनको नहीं है, बट कस्टम का खूब महत्व है। ठीक है। कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन। यस, कस्टम इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन इन द आई ऑफ सेविग्नी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइड्स द सोर्स ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स। सोर्स ऑफ लॉ को फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्स में किसने डिवाइड किया है? तो ये सलमन ने किया है। अगला क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन is that process by which the courts seek to ascertain the meaning of law through medium of authoritative forms in which it is expressed. This statement is of, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट होती है, वो इंटरप्रिटेशन को एज ए प्रोसेस यूज करती है जिसमें लॉ की मीनिंग को अथॉरिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है। किसने कहा है? सलमन ने कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। According to Salman, supreme legislation refers to law made by the parliament. According to Salman, supreme legislation refers to law made by parliament. अगला क्वेश्चन, dealing with sources of law, who amongst the following says that the court put life into the dead words of statute? किसने कहा कि जो कोर्ट होती हैं, जो अदालतें होती हैं, जो न्यायालय होते हैं, वो लाइफ प्रवाहित करती हैं डेड वर्ड ऑफ स्टैच्यूट में, स्टैच्यूट के मरे हुए शब्दों में? किसने कहा है? ग्रे ने कहा है बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सलमन मीन्स दोज सोर्सेस ऑफ लॉ फ्रॉम व्हिच द लॉ डेराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ सलमन, फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ मीन्स दोज सोर्सेस ऑफ लॉ from which the law derives its force and validity. अगला क्वेश्चन है हमारा, in the modern state the best source of law is legislation. In the modern state the best source of law is legislation. अगला क्वेश्चन, opinion of jurist is, opinion of jurist क्या है? a general source of law है, a general source of law. opinion of jurist is a general source of law. अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म इज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो औजार है, हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है लीगल रिफॉर्म का, वो कौन है? लेजिस्लेशन है। अगला क्वेश्चन, रेशियो डेसिडेंडी ऑफ अ केस इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी केस की रेशियो डेसिडेंडी क्या है? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और लीगल रीजन्स ऑन व्हिच द रिजल्ट ऑफ द केस डिपेंड्स। ठीक है। रेशियो डेसिडेंडी मतलब क्या होता है? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स और लीगल रीजन्स ऑन व्हिच द रिजल्ट ऑफ द केस डिपेंड्स। अगला क्वेश्चन, द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज डिस्ट्रॉयड और वीकेंड बाई। जो प्रेसिडेंट का बाइंडिंग फोर्स है उसको किसने कमज़ोर किया है? तो एब्रोगेटेड डिसीजंस ने। किसने किया? एब्रोगेटेड डिसीजंस ने। अगला क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है कि रेशियो डेसिडेंडाई हैज़ बाइंडिंग फोर्स और रीजन उसका है ऑबिटर डिक्टा हैज़ नो बाइंडिंग फोर्स। अब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बोथ स्टेटमेंट अलग अलग सही हैं
लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, हमें करेक्ट रिस्पॉन्स बताना है। द ऑर्बिटेड डिक्टम है जो बाइंडिंग फोर्स, नो, अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखें कि बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है। रेशियो डेसिडेंडी है जो बाइंडिंग फोर्स, यस रेशियो डेसिडेंडी है जो बाइंडिंग फोर्स, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑर्बिटल डिक्टम बोथ है बाइंडिंग फोर्स, नहीं, नाइदर रेशियो डेसिडेंडी ने, तो ठीक है, तो रेशियो डेसिडेंडी है जो बाइंडिंग फोर्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द कंक्लूजन रीच्ड बाय द जजेस on the basis of material facts and on the exclusion of the immaterial facts in previous judgments are ratio decidendi. The conclusion reached by the judge on the basis of material facts and on the exclusion of the material facts in previous judgment are ratio decidendi. अगला क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? अब नॉट करेक्ट इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है कि जजमेंट ऑफ सिविल जज इज बाइंडिंग ऑन अनदर सिविल जज ऑफ सेम कोर्ट। अरे भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही गलत। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, यस, इसी को तो रूल ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस मीन्स दैट जुडिशियल डिसीजन हैव बाइंडिंग फोर्स, ये भी ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which one of the following statement is true? The Supreme Court is bound by the decision of Privy Council. नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, वो किसी के भी डिसीजन से बाउंड नहीं है, इवन खुद के भी डिसीजन से बाउंड नहीं है। अगला स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ फेडरल कोर्ट, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ बोथ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट, ये भी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ प्रिवी काउंसिल, यस, यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग रोड द सेलिब्रेटेड एसे डिटरमाइनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ ए केस? किसने लिखा है? गुड हार्ट ने लिखा है। गुड हार्ट, जिसका अच्छा दिल होगा वही लिखेगा ना कि डिटरमाइनिंग रेशियो डेसिडेंडी ऑफ ए केस। गुड हार्ट, ऐसे याद कर लेंगे उनको। अगला क्वेश्चन, which one of the following is the incorrect meaning of ratio decidendi? रेशियो डेसिडेंडी का इनकरेक्ट मीनिंग क्या है? रीजन फॉर डिसीजन, हाँ, इसका मतलब होता है ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन डिसीजन, नहीं, यही गलत है। प्रेफर्ड रूल ऑफ लॉ बाय जजेस ऑन व्हिच डिसीजन इज बेस्ड, ये ठीक है। रूल ऑफ लॉ व्हिच अदर रिगार्ड्स एज बाइंडिंग, ये भी ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है which one of the following is regarded as unnecessary for a custom to be violate custom under the Indian legal system? violate custom होने के लिए क्या unnecessary है? तो ये है रिकग्निशन बाय द कोर्ट। देखो, किसी भी कस्टम को अपनी वैलिडिटी मनवाने के लिए उसकी एंटिक्विटी होनी चाहिए। एंटिक्विटी मतलब होता है खूब पुराना होना चाहिए, उसको रीजनेबलनेस होनी चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो प्रिवेलिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे दूर हो, उनसे डिफरेंट हो। कंटिन्यूटी होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। एंटिक्विटी से चलते चलते कंटिन्यूटी बनी बरकरार रहनी। कंटिन्यूटी मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि बीच में 300-400 साल के लिए वो बंद कर दिया गया और फिर स्टार्ट किया गया, नहीं, उसकी एंटिक्विटी के साथ साथ कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, तब वो कस्टम माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, The importance of custom over other source of law was stressed by the jurist of the historical school. कौन? Historical school. अगला क्वेश्चन है which one of the following is an essential element of a valid custom? valid custom का essential element है क्या? Continuity होनी चाहिए, yes, consistency होनी चाहिए, yes, certainty होनी चाहिए, yes, all of the above. अगला क्वेश्चन है the growth of custom into law is analogous to the growth of law itself इन एन इन्फेंट सोसाइटी, हु सेड इट? किसने बात बोली है? तो ये सेविग्नी ने बोली है। ग्रोथ और इवोल्यूशन की बात किसने की है? सेविग्नी ने की। अगला क्वेश्चन, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट, ये बात किसने बोली है? सलमन ने बोली है। किसने बोली है? सलमन ने बोली है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्टम प्रीसीड्स लेजिस्लेशन एंड हेंस इज सुपीरियर टू इट एंड द लेजिस्लेशन मस्ट कन्फर्म टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टम, ये किसने बोला है? हिस्टोरिकल स्कूल ने बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम? अच्छा, कस्टम का इसेंशियल एलिमेंट फिर पूछ, तो
कस्टम का इसेंशियल एलिमेंट है कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, एंटिक्विटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अब रीजनेबलनेस होना चाहिए। अब इसमें जो नहीं है ये सब वो अलग, तो मोरल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है कस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कस्टम। इसेंशियल एलिमेंट कस्टम का कौन का नहीं है? तो कस्टम में नॉट हैव बीन प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक में क्या कहते हैं, लिस्ट 1 में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनका एक्सप्लेनेशन लिस्ट 2 में दिया हुआ है, हमें बताना है। सुप्रीम लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन किस बात को बताओगे आप? तो सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन है? लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन। लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन क्या है? सुप्रीम लेजिस्लेशन। अगला है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन मतलब ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव, तो ये किस में मैच हो रहा है? बी में, सॉरी ए ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है भैया? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ इनेक्टेड बाय अथॉरिटी अदर देन द लेजिस्लेचर, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो जाएगा। एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या हो जाएगा? लॉ बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कस्टम। ये बार बार आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी। एंटिक्विटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और पीसफुल एंजॉयमेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। कस्टम का फिर इसेंशियल एलिमेंट बताना है। इनकंसिस्टेंसी, डी इज द राइट आंसर। एंटिक्विटी, सर्टेनिटी, पीसफुल एंजॉयमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन, आई थिंक एथेरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन। ये बात किसने बोली है? कार्डोजो ने बोली। कार्डोजो ने क्या कहा? आई थिंक एथेरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन। किसने कहा? कार्डोजो ने कहा। अगला क्वेश्चन है डीलिंग विद द सोर्स ऑफ लॉ, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज सेड दैट द कोर्ट्स फ्यूल लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। ये बात किसने बोली है? ग्रे ने बोली है। कोर्ट्स फ्यूल लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट किसने बोली? ग्रे ने बोली। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज कंटेन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। किस आर्टिकल में इसको बताया गया है? आर्टिकल 141 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट डज नॉट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ जजेस मेक लॉ। कौन सा ज्यूरिस्ट जो जजेस मेक लॉ को सपोर्ट नहीं करता है? तो ये चले हार्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर विद रिगार्ड टू द डिसीजन गिवन पर इंक्यूरियम। डिसीजन पर इंक्यूरियम दिया गया है, तो उसमें क्या है? क्या भैया? इसका आंसर हो जाएगा डिसीजन नॉट बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द हु वन ऑफ द फॉलोइंग हु वन इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी थ्योरी जुडिशियल प्रेसिडेंट की किसने दी है? तो ये दी है ब्लैकस्टोन ने दी है। किसने दी है? ब्लैकस्टोन ने दी है। अगला क्वेश्चन, लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर्स, दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो ये है ग्रे की। किसकी? ग्रे की। लॉ इज व्हाट द जजेस डिक्लेयर। लॉ वो है, कानून वो है जो जजेस बताते हैं। किसने कहा? ग्रे ने बताया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इमिनेट्स फ्रॉम। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहाँ से आया है? तो ये है एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहाँ से आता है? एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर। अगला क्वेश्चन, अ लेजिस्लेशन इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड एंड annulled or controlled by any other legislative authority is called supreme legislation। क्या? सुप्रीम लेजिस्लेशन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सलमंड सुप्रीम लेजिस्लेशन रेफर्स टू। सलमंड किसको बताता है? लॉ मेड बाई पार्लियामेंट को सुप्रीम लेजिस्लेशन बताता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? कॉलोनियल लेजिस्लेशन है कि नहीं है? ऑटोनोमस लेजिस्लेशन है कि नहीं है? कंडीशनल लेजिस्लेशन है कि नहीं है? कि जुडिशियल लेजिस्लेशन है कि नहीं है? तो कंडीशनल लेजिस्लेशन इज द राइट आंसर।
Which of the following is not a form of subordinate legislation? The conditional legislation is not the part of subordinate legislation. अगला क्वेश्चन, which one of the following is not a means for exercising control over delegated legislation? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर कंट्रोल करने का कौन सा मीन्स नहीं है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल यस है, जुडिशियल कंट्रोल है, पब्लिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये भी है, तो कौन नहीं है? रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफगार्ड अगेंस्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? क्या है सेफगार्ड, कौन नहीं है पब्लिक लेजिस्लेशन के खिलाफ? पब्लिक कंट्रोल सेफगार्ड नहीं है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, जुडिशियल कंट्रोल है, पब्लिकेशन है, बट पब्लिक कंट्रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड द लेजिस्लेशन इज फॉर्मल अटरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी? किसने ये बात बोली है? ये बात बोली ग्रे ने बोली है। किसने बोली? ग्रे ने बोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 दी हुई है जिसमें सोर्सेस हैं, लिस्ट 2 है रिलेटेड मैटर। तो सोर्स लेजिस्लेशन किस चीज़ का सोर्स है? लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या आ जाते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आ जाते हैं हमारे भैया इंडियन पिनल कोड आ जाते हैं। कस्टम क्या है? कस्टम है इममेमोरेबल ओरिजिन होती है कस्टम की, बहुत एंटीक्विटी होती है, हमने डिस्कस किया इस चीज़ को। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है? ओवर रूल किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, लीगल राइट इज एन इंटरेस्ट, ठीक है? तो ए इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड बाई लॉ होना चाहिए? भैया बोथ होना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट मेड द अबव स्टेटमेंट? किसने ये बात बोली है? तो ये बात इहेरिंग ने बोली है। किसने बोली? इहेरिंग ने बोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राइट इन रेम इज राइट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो एवरीवन। राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ लीगल राइट? थ्योरी ऑफ लीगल राइट कौन सी थ्योरी है? तो ये है इंटरेस्ट थ्योरी, लीगल राइट से थ्योरी है, ठीक है, इंटरेस्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल राइट? लीगल राइट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? सब्जेक्ट आर होल्डर ऑफ राइट, होल्डर ऑफ राइट नहीं होगा तो लीगल राइट दोगे किसको? ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट नहीं होगा तो क्या मतलब क्या है उस राइट का? एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस नहीं होगा तो क्या मतलब है राइट का? तो लीगल रेमेडी की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अ राइट इन प्रोप्रिया, राइट इन रे प्रोप्रिया, ठीक है। तो राइट इन रे प्रोप्रिया राइट है ओनरशिप, मतलब प्रॉपर्टी में राइट, ओनरशिप। इन रे प्रोप्रिया मतलब होता है प्रॉपर्टी में राइट, ठीक, ओनरशिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स राइट इन रेम? राइट इन रेम का मतलब हमने देखा कि राइट टू पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ फॉर्म, ये अगेंस्ट एब्रिविटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 से इसको मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लिस्ट 2 में उसका मतलब बताना है हमें। तो राइट इन रेम, राइट इन रेम कौन सा राइट है इसमें? तो राइट इन रेम, राइट टू रेपुटेशन जो है हमारा राइट टू रेम है। राइट इन पर्सोनम जो है हमारा राइट टू मैरी जो है राइट इन पर्सोनम है। तो बी इज़ द राइट आंसर, 8 का सी इज़ द राइट आंसर। राइट इन रेम मतलब राइट टू रेपुटेशन, राइट इन पर्सन राइट टू मैरी है, राइट इन प्रोप्रिया मतलब ओनरशिप का राइट है, राइट टू ओन। राइट इन रे एलिना मतलब राइट टू वे, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट राइट्स स्प्रिंग्स फ्रॉम राइट? किसने ये बात बोली कि राइट से जन्म लेता है? एलन ने बोली। अगला क्वेश्चन, who has rejected the concept of rights as immoral and against the interest of society? किस जूरिस्ट ने राइट को इमोरल रिजेक्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट को, ये बताते हुए कि इमोरल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये डुगिट ने बताया। और डुगिट ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? सोशल सॉलिडरिटी का कॉन्सेप्ट दिया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ड्यूटी अराइजिंग आउट ऑफ वायोलेशन ऑफ अनदर ड्यूटी इज कॉल्ड। एक ड्यूटी अराइज होती है दूसरी ड्यूटी को या पहली ड्यूटी को इन्फ्रिंज करने पे, वायोलेशन करने पे, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ड्यूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? तो नोवेशन ऑफ राइट नहीं है, नोवेशन ऑफ राइट नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लीगल राइट इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ इजेक्टिंग फ्रॉम अनदर और अदर्स एक्ट और फॉरबिडेंस। हु सेड इट? किसने कहा कि लीगल राइट जो है वो कैपेसिटी और पावर है ऑफ इजेक्टिंग फ्रॉम अनदर और अदर्स एक्ट और फॉरबिडेंस? ये बात हॉलैंड ने बोली है। किसने बोली? हॉलैंड ने बोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट की मेन थ्योरी कौन सी है? तो लीगल राइट की मेन थ्योरी है विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी आर द मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी लीगल राइट की प्रमुख थ्योरीज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डज नॉट पर्टेन टू लीगल राइट। कौन सी थ्योरी है जो लीगल राइट से कनेक्टेड नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोशल रिकॉग्निशन थ्योरी। कौन? सोशल रिकॉग्निशन थ्योरी। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 1 दिया हुआ है, उसका मीनिंग दिया हुआ है लिस्ट 2 में, हमें बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। तो प्रिविलेज, प्रिविलेज का क्या मीनिंग होता है भैया? प्रिविलेज का मीनिंग होता है क्या कहते हैं हम, फ्रीडम फ्रॉम क्लेम ऑफ अनदर। प्रिविलेज हो गया तुम्हारा विशेषाधिकार हो गया। क्या हो गया? विशेषाधिकार। उसमें तुम्हें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है गिव कंटेंट टू द क्लेम ऑफ पर्सन्स, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू चेंज लीगल रिलेशनशिप। एब्सोल्यूट ड्यूटी का मतलब होता है हैव नो कोरिलेटिव क्लेम्स। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रेस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हु हैज ऑब्जर्व दैट ड्यूटी इज ए प्रेस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। किसने ये बात बोली कि जो ड्यूटी है वो प्रेस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर? किसने बोली है? डायस ने बोली है। किसने बोली? डायस ने बोली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इंसिस्टेड दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर नेसेसरली कोरिलेटिव। किसने कहा कि राइट और ड्यूटी कोरिलेटिव हैं? किसने बातें बोली है? सलमन ने बोली है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एज इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। किसने ये बात बोली है? तो ये बात बोली है डुगिट ने। डुगिट ने कॉन्सेप्ट दिया है सोशल सॉलिडरिटी का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ उबिजस इबी रेमेडियम। उबिजस इबी रेमेडियम का एक्सेप्शन क्या है? तो उबिजस इबी रेमेडियम का जो एक्सेप्शन है वो है इम्परफेक्ट राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए हैज मनी इन हिज पॉकेट, दिस राइट इज अ। अगर किसी के जेब में पैसा है तो वो कैसा राइट है? कैसा राइट है? राइट इन ड्रामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ राइट्स इनटू 4 ज्यूरिस्टिक कोरिलेटिव वाज डन बाय हॉफेल्ड ने किया। किसने किया? हॉफेल्ड ने किया। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जूरल कोरिलेटिव और ज्यूरिस्टिक कोरिलेटिव किसने दिया है? हॉफेल्ड ने दिया। अगला क्वेश्चन, लिस्ट 1 में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनका मतलब है लिस्ट 2 में। तो राइट इन रे एलिना, राइट इन रे एलिना, राइट इन रे एलिना को किससे मैच करोगे? तो इनकम्बरेंसेस से मैच करोगे। राइट इन रेम क्या है? तो राइट इन रेम है राइट टू रेपुटेशन। इम्परफेक्ट राइट क्या है? डेट क्लेम बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। पर्सनल राइट क्या है? राइट टू एलिमनी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। राइट इन पर्सोनम इज, राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? सच एन इंटरेस्ट व्हिच इज सोलली अवेलेबल अगेंस्ट डिटर्मिनेट इंडिविजुअल। मतलब कुछ ही लोगों के खिलाफ, 1-2 लोगों के खिलाफ ही अगर वो अवेलेबल है तो उसे क्या कहोगे? राइट इन पर्सोनम कहोगे। आगे क्या है? टाइम बार्ड डेट इज अ, क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल? इम्परफेक्ट राइट का है, क्योंकि जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाएगा आप उस चीज़ को क्या करोगे? क्लेम नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज रिलेटिंग टू लीगल राइट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय इहरिंग।
हेरिंग के द्वारा कौन सी थ्योरी प्रोपाउंड की गई है? तो वो इंटरेस्ट थ्योरी प्रोपाउंड की गई है। कौन सी थ्योरी लीगल राइट की? इंटरेस्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट कोरिलेटिव इज नॉट मेंशन्ड। किस उसमें करेक्ट कोरिलेटिव नहीं मेंशन है? तो इम्यूनिटी ऑफ प्रिविलेज नहीं करेक्ट है, और सब है। राइट का कोरिलेटिव ड्यूटी होगा, लिबर्टी का नो राइट होगा, पावर का लाइबिलिटी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा? लिबर्टी एंड क्लेम आर कोरिलेटिव, ये इनकरेक्ट है, और सब सही है। क्लेम एंड ड्यूटी आर कोरिलेटिव, पावर एंड लाइबिलिटी आर कोरिलेटिव, इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी आर कोरिलेटिव। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू हॉफेल्ड। हॉफेल्ड के अकॉर्डिंग लिबर्टी का जो कोरिलेटिव है वो नो राइट है। लिबर्टी का कोरिलेटिव नो राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरिलेटिव ऑफ पावर। पावर का कोरिलेटिव क्या है? तो पावर का कोरिलेटिव है लाइबिलिटी। पावर का कोरिलेटिव है लाइबिलिटी। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज सेड दैट ओनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in point of time, point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। किसने बात बोली है? तो ये ऑस्टिन ने बोली है। ओनरशिप को डिफाइन करते टाइम ऑस्टिन ने कहा कि ओनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग, indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओनरशिप टू पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स एंड द राइट टू एन ईजमेंट इज कॉल्ड। अब ये सब कैसे राइट हैं? ये इनकॉर्पोरियल राइट हैं, क्योंकि इनको छुआ तो जा नहीं सकता, इनको कॉर्पोरियल, इनकी बॉडी तो होती नहीं है। ठीक है, ये कौन से राइट हो जाएंगे? पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इनकॉर्पोरियल ओनरशिप हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओनरशिप कंसिस्ट ऑफ। ओनरशिप में क्या क्या आता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट आता है, कि पर्सनल राइट आता है, कि राइट इन रेम आता है, कि राइट इन पर्सोनम आता है? तो भैया राइट इन रेम आता है। ओनरशिप इज कंसिस्ट ऑफ राइट इन रेम। अगला क्वेश्चन, द राइट ऑफ एन ओनर आर। ओनर का एक राइट है, वो कैसा राइट है? रेजिडरी राइट है। राइट ऑफ ओनर आर रेजिडरी राइट। अगला क्वेश्चन, सब कुछ उसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी इज नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से कौन सी थ्योरी नहीं कनेक्टेड है? नेचुरल लॉ थ्योरी नहीं कनेक्टेड है, कि लेबर थ्योरी नहीं कनेक्टेड है, कि साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं कनेक्टेड है, कि रियलिस्ट थ्योरी नहीं कनेक्टेड है? तो रियलिस्ट थ्योरी नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु सेड दैट ओनरशिप इज ए प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। कौन कहता है कि ओनरशिप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए? ये हॉलैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए पार्टनर इन अ फॉर्म इज। वो कैसी ओनरशिप है? को ओनरशिप, क्योंकि पार्टनर तो साथ साथ में किसी पार्टनर के करते हैं ना, तो को ओनरशिप हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ऑस्टिन डिस्क्राइब्ड ओनरशिप एज ए राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग विद रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, कि अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन, कि अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन? तो रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन होना चाहिए। 1 और 3 सही होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एसर्शन है हमारा कि अ फाइंडर ऑफ ए थिंग हैज़ टाइटल टू इट। रीजनिंग है, द फाइंडर्स टाइटल टू थिंग इज सुपीरियर टू दैट ऑफ ट्रू ओनर। नहीं, रीजनिंग गलत है, एसर्शन सही है, तो सी शुड बी द आंसर। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे अगला क्वेश्चन, ओनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज। ओनरशिप ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल को छू सकते हो? नहीं छू सकते। जो जिस चीज़ को नहीं छुआ जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरियल कहते हैं। और इनकॉर्पोरियल मतलब जिसके पास बॉडी ना हो, तो क्या है? ये इनकॉर्पोरियल ओनरशिप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ओनरशिप इज क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। ओनरशिप को कैसे क्लासिफाइड किया गया है? तो मीडिएट एंड इमीडिएट ओनरशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पजेशन इज। पजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है? कॉर्पस का पजेशनिस होना चाहिए, एनिमस डोमिनी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। मतलब
मेंटल स्टेट ऑफ पोजीशन भी होना चाहिए और उसका फिजिकल पोजीशन भी होना चाहिए, यानी कॉर्पस पोजीशनिस होना चाहिए, एनिमस डोमिनी भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन अकॉर्डिंग टू सेविग्नी मस्ट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। तो कौन होना चाहिए जरूरी, एनिमस डोमिनी एंड कॉर्पस पोजीशनिस होना चाहिए। ये किसने बताया है, सेविग्नी ने बताया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का करेक्ट क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोजीशन जो है ये क्लासिफिकेशन का करेक्ट क्या है क्लासिफिकेशन नहीं है। और जबकि पोजीशन इन फैक्ट और पोजीशन इन लॉ ये क्लासिफिकेशन सही है। मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन ये भी सही है। कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजीशन ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल मोड ऑफ पोजीशन। लीगल मोड ऑफ पोजीशन क्या नहीं है, तो टेकिंग है ठीक है, डिलीवरी भी है ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है ये भी ठीक है, बट बाय एक्विजिशन नहीं है, ये लीगल मोड ऑफ पोजीशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, हु डिवाइड्स पोजीशन इनटू कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल पोजीशन। किसने पोजीशन को कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल में डिवाइड किया, सलमन ने डिवाइड किया। किसने किया, सलमन ने डिवाइड किया। अगला क्वेश्चन, एक्स अ सर्वेंट फाइंड्स अ बैग एट द बेसमेंट ऑफ द शॉप, he hands it over to Y, the owner of the shop, who asks him to place it in the almirah. Now the bag is in the possession of, किसके पोजीशन में है, तो ये Y के पोजीशन में है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इन हिम देयर वाज यूनियन ऑफ कॉर्पस एंड एनिमस। किसके पोजीशन में है, Y, ओनर जो मालिक है शॉप का उसके पोजीशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनिमस डोमिनी इज एन इसेंशियल ऑफ पोजीशन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, सेविग्नी के अकॉर्डिंग। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि सेविग्नी ने बताया कि एक्चुअल पोजीशन भी होना चाहिए और एनिमस डोमिनी यानी उसका पोजीशन करने का मेंटल कंडीशन भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पोजीशन इज इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये बात किसने बोली है, सेविग्नी ने बोली है। ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों एक तरह की सेम ही है। आप पढ़ लीजिए इसको, या मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। पोजीशन इज इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसने कहा है, सेविग्नी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड क्या है, गुड्स ओन्ड बाय ए वर पुट बाय हर इन रूम इन द हाउस ऑफ बी विद बीज परमिशन। द रूम्स वर लॉक्ड बाय एज एजेंट हु गेव द की टू सी एज हस्बैंड with the permission of A. The possession of the room was with, अब अभी भी पोजीशन किसके, क्योंकि की किसने ले ली है, सी के हस्बैंड ने ली है, तो अभी पोजीशन किसके हाथ में है, सी के हाथ में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर कॉमन लॉ ऑन द प्रिंसिपल। पोजीशन को कॉमन लॉ में किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज किया गया भैया, तो पोजीशन को कॉमन लॉ में बेटर राइट टू पजेस के उसमें रिकॉग्नाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पोजीशन थ्रू सर्वेंट और एजेंट किस चीज़ का, कैसे पोजीशन का एग्जाम्पल है, तो ये है मीडिएट पोजीशन, मतलब मध्य में बीच में कोई और पोजीशन उसको ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द टर्म मीडिएट पोजीशन इज, इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन एक्वायर्ड थ्रू एन एजेंट, मतलब डायरेक्ट नहीं ले रहा है, किसी एजेंट या सर्वेंट के थ्रू ले रहा है, यानी बीच में कोई मीडिएट कर रहा है, कोई बीच बिचौलिया है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोटेक्ट्स द पोजीशन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा एक्ट है जो पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है कि दोनों है, तो दोनों है, बोथ आर द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो एनिमस एंड कॉर्पस आर नेसेसरी फॉर एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनिमस एंड कॉर्पस मतलब मेंटल कंडीशन भी होनी चाहिए और उसका फिजिकल पोजीशन भी होना चाहिए एक्विजिशन के लिए, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड अ थ्योरी ऑफ पोजीशन,
किसने थ्योरी ऑफ पोजेसन नहीं दी है? तो फ्रीडमैन ने नहीं दी है। किसने नहीं दी है? फ्रीडमैन ने नहीं दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट दिए हुए हैं और काइंड ऑफ पोजेसन बताना है। तो प्रिंसिपल डिपॉजिट गुड्स विद एन एजेंट, तो कैसा पोजेसन हो जाएगा? ये मीडिएट पोजेसन हो जाएगा, क्योंकि एजेंट और मेन उसके बीच में कौन है? प्रिंसिपल के बीच में मीडिएट, बिचौलिए का काम कर रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर। बायर परचेजिंग ए बुक फ्रॉम द शॉपकीपर, तो ये क्या? इमीजिएट पोजेसन हो जाएगा, तुरंत ले रहा है ना। आप जाते हो किताब खरीदने कभी, तो आपने शॉप ओनर से कहा कि अंकल या आंटी जो भी हैं वहाँ पे, मुझे बुक लेनी है। मान लो कि आपको सीपीसी की बुक लेनी थी, आपने उनसे बोला कि सीपीसी की बुक चाहिए, उन्होंने आपको सीपीसी की बुक दिया, तो आप उसके इमीडिएट पोजीशन में आए कि इमीडिएट पोजीशन में आए? तो इमीडिएट पोजीशन, तुरंत पोजीशन में आ गए, ठीक है। ओनर्स बियरिंग हिज वॉच, ये कैसा है? तो कॉर्पोरियल, वॉच को तो आप छू सकते हो। आथर्स कॉपीराइट इन हिज वर्क, इनकॉर्पोरियल राइट है, ठीक है। तो ए शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेसन इज पोजेसनेस, व्हिच मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजेसनेस का मतलब होता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो व्यक्ति पोजेसन में कहा जाएगा उसका मतलब है कि वो उस वस्तु के इफेक्टिव कंट्रोल में है। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी। तो लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी कौन सी नहीं है? फिक्शन थ्योरी नहीं है। फिक्शन थ्योरी लीगल पर्सनालिटी की थ्योरी नहीं है। फिक्शन थ्योरी किस चीज़ की थ्योरी है? स्टेट की थ्योरी है। स्टेट को कैसे बना उसकी थ्योरी है। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग डिनोट्स दैट द किंग इज, किंग क्या है? कॉर्पोरेशन सोल है। किंग कोई व्यक्ति नहीं होता है, किंग वो व्यक्ति होता है जो किंग की कुर्सी पर बैठता है। उस कुर्सी पर अगर आप बैठ जाएंगे तो आप भी किंग होंगे। तो इसलिए किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग, तो वो क्या होता है? कॉर्पोरेशन सोल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई इंसान नहीं होता है, उस कुर्सी पर बैठने वाला इंसान प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी कौन सी नहीं है? निगेटिव थ्योरी नहीं है। निगेटिव थ्योरी, फिक्शन थ्योरी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, बट निगेटिव थ्योरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज प्रपोज्ड बाय गिरके एंड सपोर्टेड बाय मेटलैंड इन एक्सप्लेनिंग कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कौन सी थ्योरी गिरके के द्वारा प्रोपाउंड की गई और मेटलैंड के द्वारा सपोर्ट की गई? तो वो थी रियलिस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? रियलिस्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट देयर इज इन एसेंस नो डिफरेंस बिटवीन द लीगल पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी एंड दैट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बात किसने बोली है? कैल्सन ने बोली है। किसने बोली है कि लीगल पर्सनालिटी ऑफ ए कंपनी और एक इंडिविजुअल में कोई डिफरेंस नहीं है? कैल्सन ने बात बोली है। अगला क्वेश्चन है, इसमें वो दी गई है, थ्योरीज दी गई हैं, आगे में उसको मैच करना है। तो ब्रैकेट थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ब्रैकेट थ्योरी हमारी लीगल पर्सन से रिलेटेड है। बिल थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है? बिल थ्योरी लीगल राइट से रिलेटेड है। कार्पस एनिमस किस से रिलेटेड है? तो पोजेसन से रिलेटेड है। ऑबिटेड डिक्टा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थ्योरी प्रपोज्ड बाय सेविग्नी टू एक्सप्लेन लीगल पर्सनालिटी कॉल्ड। सेविग्नी के द्वारा लीगल पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? तो फिक्शन थ्योरी दी गई। कौन सी थ्योरी? फिक्शन थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन इन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights or duties according to सलमंड। कौन? अ पर्सन इज, कौन डिफाइन करता है एक पर्सन को? पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regards as capable of rights or duties according to कौन? सलमंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कारपोरेशन एग्रीगेट। यहाँ पे कारपोरेशन सोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कारपोरेशन एग्रीगेट की बात हो रही है। तो कारपोरेशन एग्रीगेट इज क्या भैया? इज एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन्स। इज एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ द कारपोरेशन सोल इज टू
कारपोरेशन सोल का मेन पर्पज क्या है? टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस, टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन ऑफिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी कंटेम्पलेट्स दैट द लॉ इज द ओनली सोर्स फ्रॉम व्हिच लीगल पर्सनालिटी ऑफ कॉरपोरेशन में फ्लो। कौन सी थ्योरी कहती है लीगल पर्सनालिटी की कि जो लीगल पर्सनालिटी है वो कॉरपोरेशन फ्लो करती है? क्या है? फिक्सन थ्योरी। अगला क्वेश्चन हमारा, इधर थ्योरी के नाम दिए हैं लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में उनके प्रोपाउंडर के नाम दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। तो पर्पज थ्योरी किसने दी है? तो पर्पज थ्योरी दी है ब्रिंज ने। किसने दी है? ब्रिंज ने। ब्रैकेट थ्योरी किसने दी है? ब्रैकेट थ्योरी दी है इहरिंग ने। फिक्सन थ्योरी किसने दी है? फिक्सन थ्योरी दी है हमारे सलमंड ने। फिक्सन थ्योरी किसने दी है? सलमंड ने। रियलिस्ट थ्योरी दी है गिरके ने। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज, मदर के वूम में एक चाइल्ड क्या है? अ लीगल पर्सन है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन प्रोवाइडेड इट इज बॉर्न अलाइव। अगर कोई बच्चा माँ की पेट में है, अगर वो जिंदा पैदा हो जाता है तो वो क्या था? लीगल पर्सन था। कब से? जब से कंसेप्शन हुआ तब से लगा करके, अगर जब तक वो जिंदा पैदा हो जाता है उसके तक क्या है? वो लीगल पर्सन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बर्थ एंड डेथ ऑफ ए लीगल पर्सन आर डिटरमाइंड बाई। बर्थ और डेथ किस चीज़ से डिटरमाइन होता है लीगल पर्सन का? लॉ के द्वारा होता है, क्योंकि वो लीगल पर्सन है, वो किसी माँ और क्या कहते हैं पिता के उससे संगम से तो पैदा हुआ नहीं है। तो लॉ ने अगर पैदा किया तो लॉ ही उसको मारेगा भी, डिटरमाइन कर देगा। अगला क्वेश्चन, इन लॉ देर इज अ फिक्सन दैट चाइल्ड इन वेंट्रेसा मेयर इज अ पर्सन इन बीइंग फॉर द पर्पज ऑफ। चाइल्ड इन वेंट्रेसा मेयर मतलब होता है चाइल्ड इन द मदर्स वूम, माँ के पेट में कोई बच्चा, उसका मतलब होता है चाइल्ड इन वेंट्रेसा मेयर। ठीक है, उसका पर्पज क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हैज अनदर नेम आल्सो दैट इज ऑर्गेनिक थ्योरी। कौन सा है? रियलिस्ट थ्योरी। कौन? रियलिस्ट थ्योरी। अगला क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कौन सी थ्योरी है जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है? तो वो है डी, इंटरेस्ट थ्योरी। फिक्सन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज डिफाइंड अ लीगल पर्सन एज एन एंटिटी टू व्हिच राइट एंड ड्यूटीज मे बी अट्रीब्यूटेड। किसने इस चीज़ को बताया है? तो बताया है हमारे ग्रे साहब ने। किसने बताया? ग्रे साहब ने। अगला क्वेश्चन है, द ब्रैकेट थ्योरी इन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रैकेट थ्योरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में किस चीज़ से रिलेटेड है? तो लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड। किससे? लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, फिक्सन थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। फिक्सन थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है? फिक्सन थ्योरी है लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड है। फिक्सन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी और कौन कौन सी थ्योरी हैं? रियलिस्ट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, ये सब किससे रिलेटेड है? लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेल्ड एज लीगल पर्सन। बीस्ट क्या लीगल पर्सन है? डेड पर्सन क्या लीगल पर्सन है? कारपोरेशन क्या लीगल पर्सन है? आइडल क्या लीगल पर्सन है? तो कारपोरेशन और आइडल क्या है? लीगल पर्सन है, बट बीस्ट और डेड मैन क्या है? लीगल पर्सन नहीं है। बी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन अ टेम्पल इज अ क्या है? लीगल पर्सन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल पर्सन। आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, की स्टेट ऑफ केरला, की रजिस्टर्ड सोसाइटी, की मॉस्क। तो मॉस्क जो है वो लीगल पर्सन नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल पर्सन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की यूनियन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की यूनियन ऑफ इंडिया, की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया इज अ लीगल पर्सन। अगला क्वेश्चन है, हु इज लीगल पर्सन। लीगल पर्सन इनमें से कौन है बताना है हमें? आइडल, की एनिमल, की कैबिनेट, की जज। तो एन आइडल इज अ लीगल पर्सन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी कौन सी नहीं है इसमें? तो बिल थ्योरी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरी नहीं है,
जबकि फिक्सन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, ये सब क्या है, ये कारपोरेट पर्सनालिटी की थ्योरीज है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक तरफ तो थ्योरी ऑफ कारपोरेट पर्सनालिटी दी हुई है, दूसरी तरफ उसके प्रोपाउंडर दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन किस थ्योरी का प्रोपाउंडर था। तो रियलिस्ट थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन था? ये बताना है कि ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं मैच्ड है, ठीक है। तो रियलिस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर गिरके थे कि नहीं थे? हाँ थे। सिम्बोलिस्ट थ्योरी के प्रोपाउंडर सेविंग नहीं थे। फिक्सन थ्योरी के हेरिंग नहीं थे। तो कौन हो जाएगा? ओनली वन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो किस चीज़ का कहेंगे? प्रिवेंटिव थ्योरी का एग्जाम्पल है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्रिवेंटिव थ्योरी का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी, कौन सी ऐसी है जो थ्योरी नहीं है? प्रिवेंटिव थ्योरी है कि सोशल इंटरेस्ट थ्योरी है कि डिटरेंट थ्योरी की रेट्रिब्यूटिव थ्योरी? तो सोशल इंटरेस्ट थ्योरी जैसी कोई थ्योरी नहीं है। प्रिवेंटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है थ्योरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग theories of punishment implies that a crime is a disease and the object should be to cure the disease? किस थ्योरी, कौन सी थ्योरी बताती है कि क्राइम जो है डिजीज है और जो लॉ का, जस्टिस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस डिजीज को सही करना होना चाहिए, ठीक करना होना चाहिए? तो ये कौन है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है। हाँ, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी। So guys, I hope you people found this video informative and useful. Thank you for watching this. Thank you.